मेरा नाम सोनिया है। मेरे मोबाइल की घंटी बजी। उस समय मैं अपने क्लास में बिजी थी। जैसे ही फ्री हुई तो मैंने घर की कॉल देखी। फिर कॉल बैक की तो मेरी मम्मी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। इस दुनिया में मेरी एक ही तो बहन थी। मम्मी ने मुझे बताया था कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी मौत की खबर सुनकर तो जैसे मुझे बहुत रोना आया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से जान निकलती जा रही है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। 3 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो उसके विदा होने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि हम दोनों बहनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था और हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ बिल्कुल सहेलियों की तरह रहते थे। मेरी दीदी का नाम स्नेहा था। स्नेहा दीदी बहुत सुंदर थी। वैसे तो हम लोग गांव में रहते थे, मगर हमारे माता पिता पुरानी सोच रखने वालों में से नहीं थे। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने अपने गांव में रहकर इंटर तक की शिक्षा हासिल कर ली थी। मगर दीदी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उनका पड़ोस वाले गांव से एक रिश्ता आया था। ऐसा नहीं था कि मेरे माता पिता ने उनकी शादी बहुत जल्दबाजी में कर दी थी। मेरे माता पिता को वो लड़का पसंद आया तो उन्होंने इसकी छानबीन निकाली। आसपास के लोगों से पता चला कि लड़का अच्छा है, बहुत मेहनती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वह बहुत सीधा इंसान है। किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं जानता। घर में सिर्फ लड़के की माँ थी और उसकी एक बहन थी जिसकी शादी अभी पिछले महीने ही तो उन लोगों ने 100 किलोमीटर दूर एक गांव में कर दी थी। छोटा सा परिवार था जहां पर मेरी दीदी बहुत खुश रहती। उन लोगों का अपना ही बड़ा सा घर था। वह लोग अमीर थे। भगवान की कृपा से उन लोगों के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इस रिश्ते से इनकार करने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। इसलिए मेरे माता पिता ने मेरी दीदी का रिश्ता उनके साथ तय कर दिया और फिर जल्द ही उन दोनों की शादी भी हो गई थी। अपनी दीदी की शादी के समय मैं इंटर कंप्लीट कर चुकी थी और मैं बहुत खुश हो रही थी और साथ ही साथ दुखी भी थी। मगर फिर मैंने सोचा कि शादी हो जाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी दीदी कभी ससुराल से वापस ही नहीं आएगी। मैं अपने जीजू से कहूंगी कि वह जल्दी जल्दी दीदी को हमारे यहाँ लेकर आ जाया करें। मगर शादी के बाद तो जैसे मेरी दीदी हमें याद भी नहीं करती थी। शादी के बाद काफी लंबे समय तक मैंने उनका इंतजार किया था, मगर वह हमारे घर आती ही नहीं थी। एक बहन जिसके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा था, उसी के साथ मैं जवान हुई थी, और जब उसकी शादी हो गई तो पूरी तरह से उसका साथ मुझसे जुदा हो गया था। यह सब मेरे लिए बहुत दुख भरा था। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और किसी काबिल बनूंगी। दीदी शादी के बाद पूरी तरह से बदल कर रह गई थी। वह तो कभी हमसे फोन पर भी बात नहीं करती थी। एक बार मैं जबरदस्ती अपनी दीदी के ससुराल चली गई। जबरदस्ती इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे उनके घर जाने से रोक रहे थे। उनका कहना था कि अभी स्नेहा की शादी को हुआ ही कितना समय है, हमें उसके ही घर आने का इंतजार करना चाहिए। उनकी शादी को 5 महीने हो गए थे। भला मैं कब तक उनका इंतजार कर सकती थी। मुझे अब अपनी दीदी की फिक्र हो रही थी। जब मैं दीदी के घर गई तो घर का दरवाज़ा उनकी सास ने खोला था। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मुझे दीदी के कमरे में भेज दिया था और वो खुद भी मेरे पीछे पीछे चली आई थी। दीदी को देखने के बाद मुझे पता चला कि उनकी तो तबीयत खराब है और वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। मैं दीदी के करीब जाकर बैठ गई और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा कि आपको क्या हुआ है और क्या आपको हमारी याद नहीं आती। जब से आपकी शादी हुई है आप एक दिन के लिए भी हमसे मिलने नहीं आई हो। अब दीदी कुछ बोलती, उनकी सास ने बीच में ही मेरी बात काटकर जवाब दिया कि बेटी, हम तो तुम्हारी बहन से बहुत कहते हैं कि अपने मायके चली जाओ, मगर यहाँ इतना खुश रहती है कि इसे तुम लोगों की याद ही नहीं आती। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। क्या ससुराल में लड़कियां खुश रहती हैं तो अपने मायके वालों को भूल जाती है? मुझे अपनी दीदी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मगर खुशी इस बात की थी कि मेरी दीदी अपनी ससुराल में खुश थी। यही मेरे लिए अच्छी बात थी। दीदी की सास ने मुझे बताया कि पिछले 2 दिन से तुम्हारी बहन को बुखार आ रहा है, उसका इलाज चल रहा है, वह ठीक हो जाएगी। जरा सा मौसम का बुखार है। दीदी की सास तो बहुत अच्छी औरत थी। वो उनको बिस्तर से उठने भी नहीं दे रही थी, जिससे साफ नजर आ रहा था कि वह अपनी बहू से बहुत प्यार करती है। मगर दीदी तो मुझे देखकर ऐसे बिहेव कर रही थी
जैसे उनका मुझसे बात करने का कोई मन ही नहीं कर रहा हो। बस उन्होंने मुझे मम्मी पापा से रिलेटेड एक दो सवाल पूछे और उसके बाद वह खामोश हो गई। उनकी सास ने खुद ही मेरे लिए चाय नाश्ता बनाया और थोड़ी देर में उनके घर बैठने के बाद अपने घर को वापस आ गई थी। दीदी को देखने के बाद मुझे तसल्ली हो गई थी। उनकी सास ने कहा था कि 1-2 दिन में इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो यह तुम्हारे जीजू के साथ तुम्हारे यहाँ चक्कर लगा लेगी। आजकल मौसम की वजह से वायरल बुखार लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। वही बुखार मेरी दीदी को भी आया था, तभी तो वह इतनी कमजोर हो गई थी। उसके बाद दीदी एक बार अपने पति के साथ हमारे घर तो आई थी, मगर एक बात बड़ी ही अजीब थी कि जीजू उन्हें अपने साथ लेकर आए और अपने साथ ही वापस लेकर चले गए थे। उनके होते हुए दीदी हमसे ज्यादा बात भी नहीं कर रही थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे वह अपनी शादी के बाद बहुत घमंडी हो गई है। उसके बाद ही मैंने शहर में एडमिशन भी ले लिया था और फिर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली गई और वहीं के हॉस्टल में मैंने रहना भी शुरू कर दिया। यहाँ आने के कुछ समय के बाद मुझे पता चला था कि दीदी माँ बनने वाली है और जब मम्मी ने मुझे यह खबर सुनाई तो मेरी खुशी के ठिकाने ना रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं इसी समय दौड़कर दीदी के पास जाकर उन्हें मुबारकबाद दे दूं, लेकिन उस समय मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। उस समय मुझे घर आने का मौका ही नहीं मिला था। यह माँ बनने वाली खबर भी दीदी की सास ने मम्मी को बताई थी। मम्मी भी हमेशा मुझसे यही शिकायत करती थी कि उसका पति और सास बहुत अच्छी है। न जाने उसे ससुराल जाने के बाद क्या हो गया कि वह हम लोगों से कोई संबंध रखना ही नहीं चाहती। यह बात तो मैं भी सोचती थी, मगर मैंने कभी अपनी जुबान से ये बात मम्मी से नहीं कही थी कि कहीं मेरी मम्मी को अपनी बेटी के मुंह से बड़ी बेटी की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा न आ जाए और वह मुझे ही डांट दे कि तुम अपनी बड़ी बहन के बारे में यह किस तरह की बातें कर रही हो। उस समय मैं एक बार अपने घर आई थी और दीदी से मिलने उनके ससुराल गई थी। तब भी दीदी की सेहत बहुत कमज़ोर हो रही थी। अब की बार मैंने दीदी से ही पूछा था कि आप इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? शादी से पहले तो आप ऐसी नहीं थी। तब दीदी ने कहा कि प्रेगनेंसी है ना, इस वजह से इतनी कमज़ोर हो रही हूँ। दीदी के 9 महीने पूरे हुए तो उन्होंने बेटी को जन्म दिया था। यह खबर जब मुझे मिली तो मैं बहुत खुश हुई थी। 1 ही घंटा गुजरा था कि मेरे पास जब क्लासेस के दौरान दोबारा से मम्मी की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि दीदी इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं हैरान भी हुई थी। दीदी ने बेटी को जन्म दिया था और उसके 1 घंटे के बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। यह खबर मेरे लिए किसी गम से कम नहीं थी। मैं वहां से दौड़ी दौड़ी अपने घर वापस आ गई थी। फिर हम सब लोग मिलकर दीदी के ससुराल चले गए। वहां जाकर जब हमने दीदी को देखा तो दीदी का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ा था। मैंने मम्मी से कहा था कि जब आपने मुझे दीदी की बेटी पैदा होने की खबर सुनाई थी तो मैंने आपसे पूछा था कि दीदी कैसी है, तो आपने कहा था कि वह बिल्कुल ठीक है। तो फिर 1 घंटे के बाद ऐसा क्या हुआ कि दीदी की मौत हो गई? मम्मी कहने लगी कि यह तो मैं भी नहीं जानती। मेरे पास तुम्हारे जीजू का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया था कि स्नेहा ने बेटी को जन्म दिया है। हम लोग वहां जाने की जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे थे। अब बेटी के ससुराल में पहला बच्चा आया था तो हम उसके ससुराल खाली हाथ तो नहीं जा सकते थे ना, इसलिए थोड़े से सामान का बंदोबस्त कर रहे थे कि बच्चे के लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद कर ले जा सके। हम लोग बाजार में थे जब दोबारा से तुम्हारे जीजा जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए, एक इमरजेंसी हो गई है। हम जल्दी से यहाँ आए तो देखा कि तुम्हारी दीदी कोई हरकत नहीं कर रही है। यह कहकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी बहन का अंतिम संस्कार हो गया था। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे उसकी छोटी सी मासूम सी बच्ची को देखकर हो रहा था, जो इतनी मासूम थी कि इस दुनिया में आने के बाद उसने अपनी माँ को ही खो दिया था। आखिर इस बच्ची का क्या कसूर था? बेचारी एक दिन भी अपनी माँ का प्यार ना पा सकी। मैंने अपनी भांजी को अपनी गोद में ले लिया था और इसका ख्याल मैं ही रख रही थी। 2-3 दिन तक वह मेरे साथ रही तो उसे मेरी ही गोद की आदत हो गई थी, लेकिन मैं उसके साथ ज्यादा समय नहीं गुजर सकती थी। मुझे वापस अपने कॉलेज जाना था और फिर दीदी का गम दिल से कुछ हल्का हुआ तो मैं अपने कॉलेज आ गई थी। मगर यहाँ मुझे बार बार अपनी दीदी की याद आ रही थी और उनकी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। इसलिए मम्मी से कॉल करके उनकी बेटी के बारे में पता किया
तो उन्होंने यही बताया कि इसे तुम्हारी आदत हो गई है, ये किसी के पास गोद में जाती ही नहीं है, बस रोती रहती है। मम्मी की बात सुनकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। उस बच्ची के रोने से मैं तड़प उठी थी। मम्मी ने मुझे बताया था कि दीदी की सास और उनके पति भी इस बच्ची की वजह से बहुत परेशान हो गए। मैं अपना सब कुछ छोड़कर फौरन ही गांव वापस आ गई थी। मैंने उसको गोद में लिया, अपने सीने से लगाया तो वह मेरे साथ कुछ ठीक हुई थी और अब वह ज्यादा तंग भी नहीं कर रही थी। उसको अपनी माँ की गोद नहीं मिली थी और सबसे ज्यादा उसे मेरी गोद की आदत हो गई थी, इसलिए वह मुझे ही अपनी माँ समझ रही थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसे मैं अपने घर ही लेकर आ गई थी। मेरे आने से जीजू ने बच्ची का नामकरण भी कर दिया था। उन्होंने उसका नाम खुशी रखा था। वह बिल्कुल मेरी दीदी की तरह प्यारी सी थी। एक दिन जीजू और उनकी माँ हमारे घर आए थे। वो लोग खुशी से मिलने के लिए आए थे और खुशी को अपने साथ भी ले जाना चाहते थे। मम्मी ने कहा, लेकिन वो आपके घर चली जाएगी तो आप लोग परेशान होंगे और उसकी भी तबीयत पहले की तरह खराब हो जाएगी। यहाँ तो सोनिया भी है इसका ख्याल रखने वाली, वहाँ इसका ख्याल आप लोग कैसे रखेंगे? दीदी की सास ने अपना उदास सा चेहरा बना लिया था और उन्होंने मेरे मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आज मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आई हूँ। आप लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। हम में से कोई भी उनकी बात का मतलब नहीं समझा था, मगर आगे जो उन्होंने बात कही उसे सुनकर घर में किसी को हैरानी हुई हो या नहीं, मगर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। उन्होंने कहा था कि खुशी सोनिया के साथ ठीक रहती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोनिया की शादी मेरे बेटे दीपक के साथ कर दीजिए। स्नेहा भी तो हमारे घर में खुश रहती थी ना। आपकी बेटी को कभी हमारे घर में किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। इस तरह आपकी छोटी बेटी भी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। अगर हम खुशी की खातिर उसके लिए दूसरी माँ ले भी आए, शायद वह दूसरी औरत खुशी को सगी माँ की तरह प्यार करे भी या नहीं, मगर उसकी माँ से ही उसकी माँ बनकर उसकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी तो कभी खुशी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मेरे मम्मी पापा को एक तरह से उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी थी, मगर मैं जीजू से शादी नहीं कर सकती थी। अभी मुझे पढ़ना था, मैं अपना करियर बनाना चाहती थी। उस समय तो मैं खुशी को अपनी गोद में लेकर कमरे में आ गई थी, मगर मम्मी पापा ने मुझे उनके जाने के बाद बहुत समझाया था। उन्होंने कहा था कि बेटा अपनी भांजी के खातिर शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि तुम्हारे एक सैक्रिफाइस से तुम्हारी भांजी को तुम जैसी माँ का प्यार मिल जाएगा, जो मासी बनकर और माँ बनकर उसे प्यार करेगी। देखो, वैसे भी एक ना एक दिन तुम्हारी शादी होनी ही है, तो क्यों ना तुम अपनी भांजी के खातिर अपनी बहन के पति से ही शादी कर लो। इस तरह तुम्हारी बहन की आत्मा को भी खुशी मिलेगी और तुमसे बेहतर खुशी की परवरिश कोई नहीं कर सकेगा। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे बिना इसे रहने की आदत नहीं है। मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया था। मैंने उन्हें बताया था कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा कि बेटा आगे पढ़कर और कामयाब होने के बाद भी तुम्हें शादी तो एक न एक दिन करनी ही है ना। क्या तुम्हें इस मासूम बच्ची का रोता हुआ चेहरा नजर नहीं आता? इसके खातिर तुम यह फैसला कर सकती हो। मैंने मम्मी से कहा भी था कि अगर जीजू चाहे तो कहीं और शादी कर सकते हैं। मैं सारी जिंदगी खुशी का ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। मम्मी कहने लगी, लेकिन एक बच्चे को माँ और पिता दोनों के प्यार की जरूरत होती है। सिर्फ तुम्हारे प्यार से उसकी जिंदगी नहीं गुजर सकती, और फिर पिता भी तो अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता ना। उन्होंने मुझे सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया था। उधर दीदी की सास को भी यही कह दिया था कि वह 2 दिन बाद उन्हें फाइनल जवाब देंगे। मैंने भी दिमाग लगाकर सोचा कि दीदी की ससुराल अच्छी है। जीजू उन्हें बहुत खुश रखते थे। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और फिर खुशी के बारे में सोचते हुए मेरा दिल तड़प उठता था। मैंने कह दिया था कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और इस तरह मेरी शादी मेरी स्वर्गवासी बहन के पति दीपक से हो गई थी। उनके साथ मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत भी कर दी थी। उन्होंने शादी की पहली रात ही मुझसे वादा किया था कि वह मुझे बहुत खुश रखेंगे। शादी के बाद मैं खुशी को बिल्कुल माँ बनकर पाल रही थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिन तक तो मुझे यहाँ कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अब धीरे धीरे नोटिस करना शुरू कर दिया था कि दीपक तो खुशी को गोद में लिया करते थे, उससे बातें करते थे, उसे प्यार करते थे, मगर उनकी माँ खुशी से बहुत दूर दूर रहती थी। वह तो उसे गोद में लेना तक पसंद नहीं करती थी।
एक बार मैं नहाने के लिए जा रही थी। उस दिन खुशी की तबीयत ठीक नहीं थी, वह बहुत परेशान कर रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ, आप इसे थोड़ी देर के लिए अपनी गोद में लेकर बैठ जाइए, शायद यह आपके पास चुप हो जाए। मैं बस अभी 5 मिनट में नहा कर आती हूँ, उसके बाद इसे मैं संभाल लूंगी। मेरी बात सुनकर तो उन्होंने इस तरह से मुंह बिगाड़ा जैसे वह उनकी पोती नहीं बल्कि उनके लिए कोई गैर है। उनकी ऐसी हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ना बाबा, ना मैं इस मनहूस को गोद में नहीं लूंगी जो इस दुनिया में आते ही अपनी माँ को खा गई। उनकी इस बात ने मेरा दिल दुखा दिया था कि इस बच्चे ने अपनी माँ को खाया था। अपनी ही माँ की मौत का कारण यह बच्ची कैसे हो सकती है। उस दिन के बाद से ही मेरी सास ने मुझे अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे उनकी हकीकत मुझ पर खुलने लगी थी। मेरी शादी को लगभग 6 महीने गुजर गए थे। उनका बिहेवियर शादी से पहले मैंने जितना अच्छा देखा था, शादी के बाद उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था। मेरी सास शादी के 2 महीने गुजरते ही मुझसे बार बार पूछती थी कि अभी तुम गर्भवती हुई या नहीं। जब मैं गर्भवती होती तभी तो उन्हें बताती ना, जब मैं गर्भवती थी ही नहीं तो उन्हें झूठ तो नहीं बोल सकती थी। हर महीने वह मेरा दिमाग खराब कर दिया करती थी मुझसे इस बारे में पूछ पूछ कर। वैसे तो मैं भी नहीं चाहती थी कि अभी मेरे पास बच्चा आ जाए, क्योंकि मेरे पास पहले ही खुशी थी, इसलिए मुझे घर में बच्चों की कमी महसूस नहीं होती थी। खुशी भी तो मेरी बेटी ही थी, मगर मेरी सास का कहना था कि उन्हें पोता चाहिए और वह भी जल्द से जल्द। मैं उन्हें पोता पैदा करके दूं, मगर ऐसा कैसे हो सकता था। उनके कहने से तो मैं उन्हें पोता लाकर नहीं दे सकती थी, मगर उनके ऐसे रूप को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। वह मुझसे घर के सारे काम करवाया करती थी और खुशी की देखभाल करना भी मेरी ही जिम्मेदारी होती थी। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने दीपक से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए, तो मेरी सास तभी हमारे कमरे में आ गई और दीपक से कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है इसे डॉक्टर के पास ले जाने की। तुम जानते हो कि हमारे यहाँ डॉक्टर को दिखाने का रिवाज नहीं है। मैं अभी बाबा जी के पास जाती हूँ और वहाँ से तुम्हारे लिए कोई ताबीज़ ले आती हूँ। उस ताबीज़ को पहनोगी तो ठीक हो जाओगी। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं चौंक गई थी कि इस सदी में भी कैसी मनगढ़ंत बातें कर रही थीं। मैंने दीपक से कहा कि मुझे बुखार हो रहा है, मेरा बुखार के उस बाबा के ताबीज़ से ठीक हो जाएगा। मेरी सास जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि तू खड़ा हुआ क्या देख रहा है? दीपक, तेरी पत्नी मुझसे जुबान लड़ा रही है अभी, और इसी समय अपनी पत्नी के मुंह पर एक थप्पड़ मार दे। मैंने झट से दीपक की तरफ देखा। क्या वह अपनी माँ का कहना मानते या फिर वह मेरी तरफ से बोलने वाले थे? उन्होंने ना तो अपनी माँ की साइड ली थी और ना ही मेरी साइड ली थी। उन्होंने पहले तो अपनी माँ को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और फिर मुझसे कहने लगे कि तुम बिस्तर पर लेटकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यह कहकर वह कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे दीपक ने दवाई लाकर ही नहीं दी थी। मेरी सास बाबा जी के यहाँ से ताबीज़ लेकर आई और उन्होंने मुझे मेरे बाजू में बांधने के लिए कहा। कहने लगी कि थोड़ी ही देर में तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर मैंने वह ताबीज़ किसी के कहने पर भी नहीं बांधा। मेरी सास को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी कि इतनी बदतमीज़ तो तेरी बहन भी नहीं थी जितनी बदतमीज़ तू है। मैं उससे जैसा कहा करती थी वह वैसा ही कर लिया करती थी। घर के सारे काम वह इतनी फुर्ती के साथ करती थी कि कभी उसने मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी थी, और तू है कि हमेशा उसकी बेटी में लगी रहती है। मैंने कहा, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? खुशी से आखिर आपको इतनी जलन क्यों होती है? वह आपकी पोती है। उन्होंने मेरी इस बात पर कहा कि मुझे पोता चाहिए था, मगर तेरी बहन इस मनहूस को हमारे हवाले छोड़कर मर गई। मुझे उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया। मैं खामोशी से उनकी सारी बातें बर्दाश्त कर गई। आखिर उनकी शिकायत करती भी तो किससे? उनके बेटे से, जिसको भी उन्होंने अपने काबू में किया हुआ था। काफ़ी दिनों तक मैं बुखार में तपती रही थी। मेरे अंदर बहुत कमज़ोरी आ गई थी, मगर मेरा डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया गया। एक दिन दीपक ने मेरी हालत देखी तो वह मुझे शॉपिंग करने के बहाने मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। मैं जब वहाँ से दवाई लेकर आई तो वह दवाई मेरी सास ने देख ली थी, जिस पर उन्होंने बहुत हंगामा किया था, और वह मुझसे कहने लगी कि तू शॉपिंग करने गई थी या मेरे बेटे के साथ डॉक्टर में फिजूल के पैसे उड़ाने गई थी। उन्होंने मेरे हाथ से दवाई लेकर फेंक दी और वह कहने लगी कि अगर तू बाबा जी का दिया हुआ ताबीज़ नहीं पहनेगी तो यह दवाई भी नहीं खाएगी।
मेरी सास सच में बहुत बुरी औरत थी। मैं अपनी सास को हर बात पर जवाब दे दिया करती थी क्योंकि मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। मैंने कई बार दीपक से अपने मायके जाने के लिए भी कहा था। अजीब बात यह थी कि न तो दीपक मुझे मेरे मायके लेकर जाते थे और न ही मेरी सास मुझे घर से निकलने की परमिशन देती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी सास नहीं चाहती थी कि मैं अपने मायके वालों से मिलूं और उनको सारी हकीकत पता चल जाए। जिस दिन से शॉपिंग के बहाने से दीपक मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे और यह बात मेरी सास को पता चल गई थी, उस दिन से मेरी सास ने मुझ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं खुद ही ठीक हो गई थी। न तो मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ी थी और न ही बाबा जी के ताबीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। मगर मैं अंदर ही अंदर बहुत कमज़ोरी महसूस करती थी। मेरे पास यह मोबाइल भी नहीं था। मैंने कई बार दीपक से कहा था कि मुझे मेरे मम्मी पापा से बात करनी है, मगर उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी दीदी भी तुम लोगों से बात नहीं करती थी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने मायके में ज़्यादा बातें मत किया करो। हमारी भी बहन शादीशुदा है, वह भी हमें कभी फ़ोन नहीं करती और ना ही ज़्यादा हमारे घर आती है। मैंने कहा कि ज़रूरी तो नहीं हर लड़की आपकी बहन की तरह हो, क्या पता आपकी बहन को आपकी फ़िक्र ना हो, मगर मुझे तो अपने घर वालों की बहुत फ़िक्र है ना, तो मैं आपकी बहन की तरह हूँ और ना ही अपनी बहन की तरह हूँ जो शादी करने के बाद अपने घर वालों को पलटकर भी ना देखे। इस बात पर दीपक मुझसे बहस करने लगे। कहने लगे कि जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे घर वालों ने भी तो तुम्हें पलटकर कभी नहीं देखा। न तुम्हारी माँ और ना ही तुम्हारे पापा एक बार भी यहाँ तुमसे और खुशी से मिलने के लिए नहीं आए, जबकि अब तो हमसे उनके डबल डबल संबंध हो गए। दीपक जिस तरह से बातें कर रहे थे उस हिसाब से मुझे यही लगता था कि वह हमेशा अपनी माँ के कहने में रहते हैं। क्या वह मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही किया करते थे? और एक तरह से दीपक ने भी बिल्कुल ठीक कहा था कि मम्मी पापा मुझे इस घर में भेजने के बाद पूरी तरह से भूल गए थे। एक बार भी उन लोगों ने यहाँ आने की कोशिश नहीं की थी, मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए गई थी, जब मुझे ऐसा लगा जैसे नीचे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। मैं जैसे ही सारे कपड़े डालने के बाद नीचे आई तो यह देखकर मुझे हैरानी हुई थी कि मेरे मम्मी पापा आए हुए थे। मैं झट से मम्मी पापा के पास गई तो वो लोग मुझसे ऐसे नज़रें फेर रहे थे जैसे मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। ना जाने मेरे मम्मी पापा को क्या हो गया था। वो लोग जाने लगे तो मैं दरवाजे तक भागकर उनके पास गई और कहने लगी कि मम्मी पापा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट बैठिए तो सही कि आप लोगों का मुझसे मिलने का मन नहीं करता, या फिर आप लोग मुझे भूल गए हैं? मेरी बात सुनकर पापा ने मुझे जवाब दिया। पापा कहने लगे कि हम तुम्हें भूल गए हैं या तुम हमें भूल गई हो। तुम तो अपनी बहन को बहुत कहा करती थी कि शादी के बाद वह बदल गई है। तुम भी तो शादी के बाद भूल गई हो। हमें तुम्हारी सास ने बताया कि वह कई बार तुमसे कह चुकी है कि तुम अपने मायके चली जाओ, मगर तुम्हारा कहना है कि मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ, मेरे पास वहाँ जाने के लिए टाइम नहीं है। जबकि तुम्हारी सास ने हमें खुद बताया कि दीपक ने तुम्हें मोबाइल दिया था ताकि तुम हम लोगों से कांटेक्ट कर सको, मगर तुमने यह कहकर उसे टाल दिया कि तुम हमसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती। जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम दीपक का मोबाइल लेकर हमसे बात कर लिया करोगी। मम्मी पापा के मुंह से यह बात सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मेरी सास ने सरासर उनसे झूठ बोला था। जैसा वो लोग सोच रहे थे ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मम्मी कहने लगी कि तुम्हारी सास ने हमें बताया कि तुम उनसे बहुत जुबान दराज करती हो। वह स्नेहा को याद करके बहुत रो रही थी। उनका कहना है कि उनके लिए स्नेहा ही बहुत अच्छी थी। तुमने उन्हें बहुत परेशान किया हुआ है। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सोनिया, क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए थे? मम्मी पापा को मैं बहुत यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। वो लोग तो मेरी सास की बातों में आकर इतनी ढेर सारी बातें मुझे सुनाकर वहां से जा चुके थे। अगर एक बार वह अपनी बेटी की बात भी सुन लेते तो क्या चला जाता। मेरे लाख रोकने पर भी वह लोग नहीं रुके। मैं घर के अंदर आई और मैंने अपनी सास से कहा कि आखिर आज आपने क्या हरकत की है? आपने मेरे मम्मी पापा से झूठ क्यों बोला? मेरी सास खामोशी से मेरी बातें सुनती रही। उन्होंने पलटकर मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। यह औरत सच में बहुत चालाक थी।
अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरी दीदी हमारे घर क्यों नहीं आई थी। जरूर मेरी सास ने ही उन पर आने जाने की पाबंदी लगाई होगी। मुझे याद आया कि एक दिन उन्होंने मुझसे दीदी के बारे में यही सब कहा था जो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मेरे बारे में बताया था। अब इस घर में मेरा हर दिन और हर रात रोते रोते गुजरती थी। मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सिर्फ खुशी के खातिर मैं इस घर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। बस यही तक ही काफी नहीं था, अभी तो मुझ पर और जुल्म होने थे। मेरी सास हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि तुम्हारी शादी को साल भर होने वाला है, मगर अभी तक तुम माँ नहीं बन सकी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने बाबूजी के पास लेकर जाना चाहती हूँ। मैं अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई। मैंने फौरन ही उन्हें इनकार कर दिया कि मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगी। मैं गर्भवती नहीं हो रही, इसमें ऊपर वाले की मर्जी है, वो जब चाहे मुझे औलाद दे दे। मेरी सास कहने लगी कि देखो, बाबा जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें जल्दी बच्चा चाहिए होता है और बाबा जी के इलाज से तुम जल्द ही गर्भवती हो जाओगी। इस बात पर मैंने अपनी सास को फौरन ही इनकार कर दिया था, बल्कि मैंने इस बात पर बहुत हंगामा किया था। मैंने दीपक से भी बोल दिया था कि मैं इन मनगढ़ंत बातों को नहीं मानती। मैं कभी भी तुम्हारी माँ के साथ बाबा जी के पास नहीं जाऊंगी। दीपक कहने लगे कि माँ भी तो तुम्हारे भले के बारे में ही सोच रही है, वह तुम्हारा भला चाहती है, तभी बाबा जी के पास लेकर जा रही है, तो माँ के साथ चली क्यों नहीं जाती? जल्दी ही तुम बच्चे की माँ बन जाओगी। मैंने कहा कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों में अगर बिजी हो गई तो खुशी की परवरिश ठीक से नहीं हो सकेगी, और तुम जानते हो कि खुशी के खातिर ही हम दोनों की शादी हुई है। दीपक कहने लगे कि खुशी बेटी है, मगर माँ को बेटे की ख्वाहिश है। बेटा पैदा करने के लिए तो तुम्हें माँ बनना ही पड़ेगा। मैंने चौंकते हुए उनसे कहा था कि तुम लोग बेटा बेटी में फर्क करते हो। मुझे शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अपने रिश्ते को बचाने की खातिर और खुशी के खातिर मुझे इस घर में वह सब कुछ करना होता था जैसा यह लोग मुझसे करवाना चाहते थे, क्योंकि दीपक भी अपनी माँ की साइड से ही बोल रहे थे और वह भी यही चाहते थे। इसीलिए मैं अपनी सास के साथ उस बाबा के पास चली गई। बाबा ने मुझे एक ताबीज़ पहनने के लिए दिया। मैं यह सब करना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूर थी। बाबा ने मेरी सास से कहा कि अपनी बहू को रोटी या सब्जी बिल्कुल भी मत खिलाना, सिर्फ तुम्हारी बहू चावल खाए। चावल में खिचड़ी सबसे ज्यादा मात्रा में खानी है। चावल का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने से तुम्हारी बहू जल्द ही गर्भवती हो जाएगी और वह बेटा ही पैदा करके देगी। यह बात सुनकर तो मेरी सास बहुत खुश हुई थी, मगर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं कि वह बाबा यह किस तरह की फिजूल बातें कर रहा था। वहां पर उसे बाबा की बातों से बेवकूफ बनने वाली औरत मेरी सास ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो इस बाबा की उल्टी सीधी बातों में आकर बहुत खुश हो रहे थे और उसे ढेर ढेर सारे पैसे देकर जा रहे थे। घर आने के बाद मेरी सास ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि तुम्हें रोटी और सब्जी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। मेरी सास मुझे दिन रात चावल खिलाती रहती। मेरा शरीर धीरे धीरे आलसी होता जा रहा था। मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता था। हर हफ्ते बाबा जी के पास मेरी सास मुझे लेकर जाती थी और हर हफ्ते ही बाबा एक नया टोटका करने के लिए बताता था। अब की बार उन्होंने कहा था कि चावल खाने के साथ साथ मुझे कोयला खाने के लिए भी बोलते थे। काले काले कोयले खाते खाते मेरा मुंह हमेशा काला रहने लगा था। मैं इस बाबा के टोने टोटकों से बहुत परेशान हो गई थी, मगर इस घर में कोई भी मेरी बात सुनने वाला नहीं था। खुशी को भी अब मुझसे संभाला नहीं जाता था। वह बेचारी सारा सारा दिन रोती रहती थी और मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ। मेरा शरीर फूलता चला जा रहा था। शरीर के साथ साथ मेरा पेट भी धीरे धीरे निकलने लगा था। इस बात से मेरी सास ने आइडिया लगा लिया कि मैं प्रेग्नेंट होने लगी हूँ, मगर मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था। ज्यादा चावल खाने की वजह से मेरे पेट के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी और मेरी सास को लगता था कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। मैंने अपनी सास से बोला था कि मुझे बहुत परेशानी होने लगी है। मेरी सास बहुत खुश रहने लगी थी। उन्हें लगता था कि मैं गर्भवती हूँ, इसलिए वह मेरी अब हर बात मानने लगी थी और दीपक भी बहुत खुश रहने लगा था। लेकिन इस बीच बेचारी खुशी की कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। मुझे आराम मिल जाए इसलिए मेरी सास बाबा के पास चली गई थी। अब की बार जब वह घर आई और जो चीज लेकर आई थी
उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं अभी तक अपनी सास के कहने के मुताबिक चल रही थी, क्योंकि उन्हें बच्चा चाहिए था। लेकिन अब जो वह मुझसे करवाना चाहती थी, इसके लिए मैं क्या कोई भी औरत तैयार नहीं होती। मेरी सास को बाबा ने इस बार लकड़ियां दी थीं। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और आप लोग भी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं।